हेलो दोस्तों, ओमनीसिएंट चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आता हूं, जो कि आने वाले परीक्षाओं में आने की अधिकांश संभावना है। और एक तरह से ये प्रश्न आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में बताता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है। और घंटी जो है बेल आइकन के रूप में सब्सक्राइब बटन के बगल में उसे ऑन करें, ताकि और भी जो भी नए नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आप तक मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार के एसएससी जो एग्ज़ाम हुए हैं 2013 में स्टेनोग्राफर के, तो उससे संबंधित मैं 100 प्रश्नों के यहाँ ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश सामान्य इंग्लिश जो है बहुत हल्के इंग्लिश के कुछ कुछ प्रश्न हैं उसको पूछा गया है, जो कि वोकैबुलरी और कई तरह के इसमें टॉपिक्स को शामिल किया गया है। उसके अलावा मैथ के कुछ हल्के प्रश्न हैं जिसका हल मैंने वहीं पर बनाया है। आप अगर मैथ में अच्छे जानकार हैं, अच्छे पकड़ है, तो आपके लिए बहुत सामान्य सी बात है। उसके अलावा बहुत सारे जीके है जो सामान्य अध्ययन संबंधित, और कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो देखते हैं कि बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो हुई थी 2013 में, ये परीक्षा जो है 2006 की है, लेकिन 7 साल बाद इसके आयोजित की गई थी। तो बिहार एसएससी द्वारा किस तरह के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंग्लिश है इसमें। तो स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ। तो ऑप्शन है दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है। इसमें से जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है पैरेबल। तो यहाँ मैं आपके लिए इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आसानी से आप इसे पकड़ पाएँ। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट द ए डिस्टेंस। तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर है, ये एक टेलीस्कोप है। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर का है, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको पहला में क्रिएट प्रॉब्लम, दूसरा में हरास, और तीसरा में ये दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, तो इसे मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। यहाँ जो ऑप्शन है ऊपर के ही ऑप्शन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो सही है आंसर सी था, लेकिन ये नहीं है यहाँ पर, तो क्षमा करेंगे। चूँकि ये जो अपने जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुरूप नहीं है। तो नेक्स्ट मैं लेता हूँ, चौथा है टू टेक अ लीप इन द डार्क। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 4 डी है, 4 का डी है, यानी टू डू हैज़ार्ड्स थिंग्स विदाउट एनी आइडियाज़ ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये 4 नंबर है इसका। पांचवा प्रश्न जो है वो ड्यू टू, यहाँ पर खाली जगह है, ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू, यहाँ ब्लैंक है, वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर भरना है। तो इसका सही आंसर है पहला में स्कैंटी, दूसरा में प्रोवाइड होगा। तो ये 1 नंबर है। 6 नंबर है, माई फादर स्ट्रेंथ एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। तो सही आंसर है वर्क वेरी हार्ड। 7वां है, मैलिस इज फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। इसका सही आंसर है इल विल। 8वां है, द अपोजिट मीनिंग इम्प्लीकेट इज, यानी इम्प्लीकेट का अपोजिट क्या है। तो ये है
एजोक्नेरेट, सी है ऑप्शन। यहाँ 9 से 10 दो प्रश्न है इसमें। तो ये कहता है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सिलेक्ट सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेस। तो 9 जो है, सी सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। इसका सही आंसर है सी आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज। दसवां जो है गेट द बॉक्स ब्रोकन। तो इसका सही आंसर है, सही है गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। तो गेट द बॉक्स ब्रोकन का सही आंसर सी है, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। दोस्तों यहाँ से हिंदी है, हिंदी के कुछ प्रश्न है, तो बहुत सामान्य है प्रश्न है, लेकिन इसे परीक्षा के दृष्टि से और आने वाले जो परीक्षा है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इसको ध्यान में रखकर यहाँ देखना है। तो जो 11वां प्रश्न है, संसारिक का शुद्ध रूप क्या है, यानी कि संसारिक जो है, संसारिक उसको शुद्ध रूप क्या है। तो यहाँ जो है दोस्तों ये संसारिक का शुद्ध रूप क्या है, तो शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है ये देखना है। तो अगर आप हिंदी पे, आपकी हिंदी में पकड़ नहीं है तो आपको थोड़ा सी दिक्कत होगी, और इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पहला है, ये सही शुद्ध रूप है ये सांसारिक, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं ये अलग अलग मतलब शुद्ध हैं, तो सांसारिक ये है, शुद्ध है। 12वां है कि निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानिए, यानी कि ये जो वर्ण है स्वर 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 और व्यंजन जो है, तो ये स्वर और व्यंजन जो इसको मिलाकर कौन से, ये जो ऑप्शन है उसके अनुसार कौन सा जो है शब्द बनता है। तो दोस्तों ऐसे मिलाएंगे इसको, अ न उ भ, बड़ी उकार की मात्रा, फिर बड़ी उकार की मात्रा त ई है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अ तो सब में है दोस्तों, उसके बाद न, तो न तो सब में है, उसके छोटी उकार की मात्रा, छोटी उकार में इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी है, सी भी है, डी में भी है और डी में भी, यहाँ तो सब सही है। उसके बाद भ, तो भ है दोस्तों, जो चारों ऑप्शन में भ है हमारा। फिर बड़ी उकार की मात्रा है, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में भ है, बी को छोड़कर ए सी डी में है। और फिर है त और ई है, तो छोटी कार की मात्रा होगा। तो यहाँ अनुभूति, तो बड़ी अनुभूति, तो यहाँ जो है ऑप्शन दोस्तों ये 12 में ये अनुभूति का ध्वन्यात्मक विश्लेषण होगा इस तरह से। तो ये डी, इसके अनुसार डी सही है। हालांकि इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है, लिखने का तरीका यही है, मतलब यहाँ ये दोनों तो अंतर है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए और डी जो है एक जैसे लिख दिए, टाइपिंग की वजह से लिख दिए गए हैं, लेकिन अगर माना जाए तो यही शुद्ध है, ए या डी, जो भी आप आंसर को मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 13 नंबर का प्रश्न है कि अतिरिक्त शब्द के में उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स आप अंग्रेजी में भी जानते हैं, और ये उपसर्ग प्रत्यय है। तो उपसर्ग जो तो सब में पहला आता है, प्रत्यय बाद में आता है। तो यहाँ पर देखना अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है। तो ये अतिरिक्त में जो उपसर्ग है अति है, अति यानी कि अ नहीं अति, और उसका रिक्त, दो शब्द से मिलकर बना है अतिरिक्त, तो ये बी हो जाएगा। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले में जोड़ा जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग उस उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, थकावट शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने बताया था उपसर्ग प्रत्यय। तो यहाँ पर दोस्तों जो है प्रत्यय ये आवट है, ठीक है, आवट, तो ये आवट है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये अब इसके बारे में बताता हूँ मैं कि प्रत्यय एक्चुअली किसे कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो थक में आवट लग गया तो थकावट बना। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ये है वर्ण, ठीक है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्ण जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इनसे शब्द बनते हैं, यानी स्वर्ण वर्ण और इनको दोनों स्वर्ण और व्यंजन को मिलाने से एक शब्द बनता है। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था अनुभूति में। तो शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। तो क्रम यही है। वर्ण, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलने से एक शब्द बनता है, और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, और कई वाक्यों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो एक भाषा बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है। उसके बाद है दोस्तों, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि कौन सा ये पर्यायवाची, यानी एक ही नाम को कई नाम से बुलाया था, उसको ही पर्यायवाची हम लोग कहते हैं। तो कौन नहीं है? तो ये तीन नहीं है, ठीक है। जबकि अग्नि को हम लोग अनिल कहते हैं। तो अगर हिंदी में थोड़ा सा आपने पर्यायवाची को देखा है तो आपको अच्छे तरह से पता चल जाता है। यानी कि अगर आप कभी भी आपसे कोई हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है तो पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, इन्हीं विलोम शब्द, यानी ग्रामर से संबंधित प्रश्न मतलब स्टैटिक रूप में रहते हैं। जो स्टैटिक हैं वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 17 नंबर में है कि उन्नति शब्द के सही विलोम शब्द विकल्पों में सुनिए। नहीं, उन्नति का विलोम क्या होगा? तो 17 है, उन्नति का विलोम जो होगा अवनति। ठीक है, अवनति मैंने कि गिराव है। तो उन्नति मैंने ऊपर की ओर उठना होता है। उन्नति का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, और अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। उन्नति का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। ये नंबर कि पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों में सुनना। यानी कि पत्थर की लकीर जो है उसका क्या अर्थ है? तो पत्थर की लकीर का अर्थ है दृढ़ रहना, दृढ़ रहना है। और इसका अर्थ है कि अपनी बात पर, अपने निश्चय पर दृढ़ रहना है। पत्थर की लकीर का मतलब यही होता है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री होगा कवि का स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद 20 नंबर में है काले छपे शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो ये जो है मतलब बोल्ड किया हुआ है, गीता ने दूध पिया। इसमें से कारक भेद को के उचित विकल्प को चुनना है, यानी कि कौन सा कारक है। तो इसने वाक्य में है गीता अर्थ है और ये कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो ठीक है, तो कर्ता कारक है, ऑप्शन डी सही है, कर्ता कारक है। यानी गीता ने, यहाँ गीता ने हो जाएगा और इसको हम लोग अलग करते हैं, तो कर्ता कारक है। अब 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के नामांकित, ये थोड़ा सा हिंदी से हट गए हैं। अब जीके के सामान्य प्रश्नों को यहाँ से शामिल किया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यानी नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नॉमिनेशन उनका किया जाता है कला से, खेल से, उसके बाद मनोरंजन से, समाज क्षेत्र से। तो ये कितने सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है? तो ये है टोटल 12। बहुत सामान्य से प्रश्न है, 12। तो जो का प्रतिनिधि संस्था है और इसकी सदस्य संख्या यानी राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, तथा 12 जो सदस्य हैं, ये 12 जो ऑप्शन में सी है, वो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। इसके लिए कोई मापदंड नहीं है, लेकिन बस यही जो क्षेत्र है इनसे ही लिया जाता है, और ये राष्ट्रपति के विवेक पर है, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा अंजाम दिया जाता है। अभी दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि राजनीति और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी धर्म
का पक्ष नहीं ले, यानी कोई भी धर्म का पक्ष नहीं ले, वो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। इसके बाद स्वयं को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध से नहीं है। यह संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विजय है, यही धर्मनिरपेक्षता है। अब 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों, ये 23 नंबर का जो प्रश्न है, शून्यकाल का अर्थ है, ये बी है। इसमें बी अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया था। शून्यकाल में क्या होता है? शून्यकाल में जो होता है ऑप्शन के अनुसार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता है। उसके बाद है 24 नंबर। तो इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ये बहुत सामान्य सा है, उपराष्ट्रपति होता है और जब के दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता तब तक वह उस सदन यानी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जब सभापति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो जाता है। तो और सभापति कर्तव्य उपसभापति द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों इस तरह के इस पर एक इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है, मेरे एक मित्र से ये सवाल किया गया था इंटरव्यू के दौरान कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। तो ये एक सामान्य सा मतलब ये जो है, तो हालांकि जवाब सही दिया गया था हमारे मित्र द्वारा कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो राज्यसभा का पदेन रूप में कार्य है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे कोई आधार मतलब पैमाना नहीं है। प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरह से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न को पूछे जाते हैं। अब 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं, यानी कि भारत के संसद जो है किस किस से मिलकर बनना होता है। जो ऑप्शन है आप सब देख रहे होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ये जो है बी जो देख रहे हैं आपने, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों अंग मिलकर भारत का संसद का गठन होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी 79 के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। दोनों सदनों ने अपनी नाम को अपना लिया है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, यानी गठन होता है। उसके बाद है दोस्तों 26वां है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, BR अम्बेडकर, यही हैं जो बाद में कानून जो लॉ मिनिस्टर भी बने, कानून मंत्री भी बने ये देश के आज़ाद होने के पर जो। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हम लोग जानते हैं कि ये प्रारूप समिति जो है, तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा आपसे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो VN राव ने संविधान को जो का प्रारूप है इसको तैयार किया था, ठीक है, VN राव ने, और जिस पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया और मृत्यु हुई है। तो उनमें से कौन क्या है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के पश्चात 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा में 114 दिनों के बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा संविधान को पास कर दिया गया। यानी दोस्तों ये प्रारूप समिति जो है, यानी कि संविधान बनाने के लिए जब बैठक हुई तो BN राव ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया और उसको फाइनल रूप दिया
ये जो सदस्य भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष बनाया गया बाद में इसके जांच पड़ताल के लिए इसको फाइनल करने के लिए, और उनके साथ 6 और से ये आया है। तो उसके बाद संविधान सभा में 114 दिन का बहस हुआ, जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसको संविधान सभा द्वारा पास कर दिया गया। बहुत सारे सुधार हुए और काफ़ी लंबी बहस भी हुई। अब है दोस्तों, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो ये ऐसे तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो संविधान है दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। हालांकि आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। ठीक है, मैंने अभी बताया था। और उस दिन संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद दिया था। 21 बदल दिया गया था, डिलीट कर दिया गया, निरसित जिसे कहते हैं, कर दिया गया था। संविधान के शेष भाग को, जो बचा हुआ भाग था यानी 15 को हटाकर, तो 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद को हटा दिया गया था उसी दिन। उसके बाद संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, इसके पीछे भी कहानी है। और 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता के पूर्व तक, मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो अब दोस्तों 28 नेता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष या अध्यक्षा होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ये धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि परमिशन तो राष्ट्रपति देते हैं और लोकसभा को ही यह निर्णित करने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह विधेयक उन्हीं की सहमति से पेश किया जाता है। अब है दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज में ये 3 स्तर, 2 स्तर, 4 स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे तो कई स्तर पे अपनाया गया है कई राज्यों में, लेकिन जो मुख्य है दोस्तों ये 3 स्तरीय ही पंचायती राज को शुक्र नाम से बुलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, शुक्र जो है यानी कि जिसे वीनस हम लोग कहते हैं, ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यानी पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र यानी वीनस। यह सबसे चमकीला है, यह सबसे गर्म ग्रह भी है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, यानी कि घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके अलावा सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। यह ग्रह दूसरों की अपेक्षा एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। तो 2 ग्रह है तो इसे घूमता रहता है, इसमें से एक शुक्र ग्रह भी है। अब है दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ग्लोब अंतर विभाजित रेखाएं ग्रेटिट्यूड कहलाती हैं, न कि अक्षांश देशांतर, मतलब ग्रेटिक्यूल है। तो ग्रेटिक्यूल कहलाती है, ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेटिक्यूल है, न कि अक्षांश देशांतर या भौगोलिक, या जो भी भौगोलिक है, भौगोलिक ग्रिड है। तो ये 3 ऑप्शन इसमें से नहीं है, अंतर्विभाजक लाइनें हैं नक्शे और ग्लोब पर, याद रखेंगे। तो इसमें देशांतर भी नहीं ऑप्शन में, जो अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि देशांतर है, इनमें से कोई नहीं है। और ग्रेटिक्यूल है, इसको ही कहते हैं अंतर विभाजित रेखाएं हैं।
है। अब है 32 नंबर का प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है। तो बहुत बड़ा विश्व में सबसे बड़ा मतलब पृथ्वी पर रेगिस्तान है। और ये एक बार में आया है कि कहाँ कहाँ ये मरुस्थल है, डेजर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ है। तो अभी देखेंगे कि ये अफ्रीका महादेश में है। और ये सहारा जो है, ये सहारा रेगिस्तान जो है, यानी ये सहारा रेगिस्तान है 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसमें जो है बहुत बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है। इसके बाद जो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान भी है। इसमें ये है 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसमें यानी ऑस्ट्रेलिया में भी रेगिस्तान है जिसका नाम ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है और 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उसके बाद अमेरिका जो है, अमेरिका महादेश है, वहाँ मुजाव है यूएस है एशिया में। तो इसके बाद दोस्तों एशिया में टाकला माकन है जो कि चीन में पड़ता है। टाकला माकन, इस पे प्रश्न आया है कि टाकला माकन जो है कहाँ पड़ता है। गोबी है जो कि मंगोलिया और चीन के से लगा हुआ है, दोनों देश में है। ये मंगोलिया जो है चीन के उत्तर में है। इसके अलावा दोस्तों भारत में थार है और पाकिस्तान में भी थार का है, काफ़ी एरिया है। रेगिस्तान राजस्थान का ये क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र गुजरात से भी सटा हुआ है। तो ये थार जो है हमारे भारत में है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान। तैंतीस नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं। तो ये है ये द्वीप है उत्तर बंगाल में है। ये नेक्स्ट मतलब 34 नंबर में नदियों में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में पलायन नहीं करती है, यानी कि जो अरब सागर में नहीं जाती है। तो ये पेन्नार है जो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है, बाकी सब गिरती हैं। 35वां प्रश्न है कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें सीमित है, यानी कि कहाँ सीमित है कॉफ़ी खेती। तो ये आप जानते हैं कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भारत में जो होती है वो कर्नाटक में होती है, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक के राज्य के क्षेत्र में सह्याद्री क्षेत्र है, पश्चिमी घाट पर सह्याद्री पश्चिमी घाट पर है। तो यहीं कॉफ़ी खेती जो है सीमित है। अब तो किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशकीय विकास दर्ज की है। तो क्या जो है बिहार है तो इसका भी बदल गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है कि नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सहरसा और पूर्णिया जिला में। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो ये सहरसा और पूर्णिया की उत्तरी सीमा से मिलते हैं नम पर्णपाती। इनमें 38 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है, यानी कि बिहार में जिसका उत्पादन होता है। तो इसका उत्पादन होता है बिहार में वो चूना पत्थर, क्वार्जाइट और पाइराइट, इसका उत्पादन बिहार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर में, इनमें से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है। विकास है तो ये लक्ष्य 40 नंबर में दोस्तों, जो 40 नंबर प्रश्न जो है ये मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया है। तो मानव विकास सूचकांक जो है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI जो है, जिसको कहते हैं हम लोग हैं HDI, तो किसके द्वारा बनाया गया है। तो आप
अमर्त्य सेन, और ये अमर्त्य सेन और महबूब उल हक जो हैं, अमर्त्य सेन भारत से हैं और महबूब उल हक जो है पाकिस्तान से है। हालांकि महबूब उल हक का ज़्यादा इसमें योगदान है। तो मानव विकास सूचकांक उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये दो व्यक्ति हैं। उसके बाद है दोस्तों 1 रुपया का नोट और सिक्के हैं, सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और ये वित्त मंत्रालय से ही संबंधित मतलब वित्त सचिव है, तो इसलिए मैंने गलती से बोल दिया था वित्त मंत्रालय। तो भारत सरकार के वित्त सचिव हैं, तो उन्हीं का ये इन पे सिग्नेचर रहता है और इनको जारी करने का अधिकार इन्हीं को है। बाकी सारे नोट जो हैं, कागजी नोट, जितने सारे नोट है या सिक्के हैं ऊपर के सिक्के, वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। 42 नंबर में दोस्तों, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको कि ये 1 रुपया का नोट जो है अभी तो वर्तमान में 2015 में एक बार छापा गया था, लेकिन फिर से इसको छापने के लिए आदेश दिया गया है रिजर्व बैंक मतलब सरकार द्वारा। लेकिन अभी तक इसको क्यों नहीं छापा जा रहा था 1 रुपया, क्यों था वो बदला 1 रुपया लगे थे पहले। अभी जो है कॉस्ट इसको कम करके 1 रुपया 14 पैसे किया गया है। नोट की छपाई में 1 रुपया 14 पैसे 1 रुपये के नोट में है, तो 14 पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए अब छापने का निर्णय लिया गया। लेकिन जो 10 रुपये है, 20 रुपये है, तो 10 रुपये का नोट जो है उस पर 70 पैसे खर्च आ रहे हैं, और 20 रुपये के नोट पे शायद 90 पैसे खर्च आ रहे हैं। तो इस पर जो कॉस्ट आता है, इसकी वजह से 1 रुपये के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। खैर, इसके अलावा दोस्तों 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, अभी 1000 के बंद है, और 2000 रुपये करेंसी भारतीय नोट जो है वो रिजर्व बैंक जारी करती है। और ये करेंसी नोट जो है, करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड महाराष्ट्र में, मतलब 5, 10, 50, 100, 500 तथा इसके अलावा रुपये के बैंक उनकी आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट बैंक नोट प्रेस देवास यानी मध्य प्रदेश में छापे जाते हैं। तो नासिक रोड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये नोट छपते हैं। तो आपने जाना कि 1 रुपये के नोट अभी तक बंद क्यों थे, क्योंकि इस पर कॉस्ट जो है 1 रुपया से ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अभी इसको कम कर दिया गया है, जो 1 रुपया 14 पैसे पड़ेगा। तो इसलिए अब नोट को छापा जाएगा। 2015 में एक बार इसको जारी किया गया था। हालांकि ये जो नोट है आम आदमी तक नहीं पहुँचे हैं, जो रिजर्व बैंक के जो स्टाफ थे उन्हीं लोग में बांटा गया है, और बहुत विशेष जो व्यक्ति थे उनको दिया गया था। तो अब नए सिरे से इसको जारी किया जा रहा है। तो ये बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर में वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, उससे कौन सा क्षेत्र, भारत का कौन सा क्षेत्र जो है सबसे कम लाभान्वित हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और थोड़ा सा ये इस पर आपको गहराई से जो पढ़ेंगे वे ही बता पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों, किसी क्षेत्र जो है वैश्वीकरण से सबसे कम लाभान्वित हुआ है। 44 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले मतलब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सा है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में